ओके, हिंसबर्ग टेस्ट अब स्टार्ट करते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट जो है एक डिस्टिंक्शन टेस्ट है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस को चेक करने का। तो मैंने यहाँ पे 3 रिएक्शंस लिखी हैं, 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है एंड 3 डिग्री अमाइन है। ये रिएजेंट मैंने डाला है C6H5SO2Cl, यहाँ मैंने एक्सपैंड करके लिखा है, यहाँ कंडेंस करके लिखा है, ठीक है। इसका नाम होता है C6H5 यानी बेंजीन, SO2 यानी सल्फोनिल और Cl यानी क्लोराइड। तो आप इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब रिएक्शन देखो क्या होगा, RNH2 का एक जो H है वो Cl के साथ हटेगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, ठीक है। और उसके बाद ये जो S है ये N के साथ जुड़ गया तो क्या बना RNH, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है RNH और इधर जो SO2 था C6H5 के साथ में जुड़ गया। तो जब इसको बोलेंगे ये सल्फोनामाइड इसका नाम है, मैंने यहाँ पे लिखा है, दोनों जगह पे सल्फोनामाइड बना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया सल्फोनामाइड। इस सल्फोनामाइड में खास बात देखिए, नाइट्रोजन जो है ये अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और आपने सुना है FON, फॉन यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर इनसे कोई हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो ये हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और ये तो बहुत अच्छा एसिड है। रीजन, नाइट्रोजन खुद तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था और इसके साथ में जो SO2 ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप जुड़ा है, बेंजीन भी और SO2 भी, ये दोनों भी EWG हैं। तो ये यहाँ से इतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे होते हैं कि हाइड्रोजन पर बहुत अच्छा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बन जाता है एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, इस पे H प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन बन जाएगा। रीजन, इसके नेचर में जो, इसके नेबर में जो SO2 ग्रुप अटैच्ड है ये बहुत ही अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। वो इस तरह से रेजोनेंस के थ्रू जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन बैठा है तो अगर इस एसिडिक हाइड्रोजन को या एसिड को, यानी ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ये एसिड कहा जाएगा, इस एसिड को अगर हम बेस के साथ में रिएक्शन करवाएं तो इसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कर देना चाहिए। तो ये हो जाता है H प्लस NaOH के साथ OH लेके हट जाएगा, मतलब पानी निकल गया और Na का जो प्लस आयन है N के माइनस आयन के साथ में आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएगा, ठीक है। जब N का H प्लस हटेगा तो N पे माइनस चार्ज आएगा ना, तो ये रखा मैंने N पे माइनस चार्ज और उसके साथ काउंटर आयन कौन सा आ गया, प्लस आयन आ गया Na प्लस, यानी यहाँ पे आयनिक बॉन्ड से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। सॉल्ट में हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस के पोल में यहाँ आयनिक बॉन्ड आ गया। तो क्योंकि इसने, कौन सी कंपाउंड ने, इस सल्फोनामाइड ने NaOH के साथ में रिएक्शन कर लिया, यानी NaOH में ये घुल गया। आयनिक रिएक्शन है तो ये एक्वस मीडियम में है। कोई भी बेस जब एक्वस होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। तो क्या मैं बोल दूं ये वाला 1 डिग्री अमाइन का जो सल्फोनामाइड है ये एल्कली में सॉल्युबल है, एल्कली यानी एक्वस बेस में सॉल्युबल है। तो जो हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, जो चेक करते हैं, वो हम इस बात को चेक कर रहे होते हैं, क्या कि 1 डिग्री अमाइन का बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जो सल्फोनामाइड बना है ये एसिडिक होने की वजह से इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। एसिडिक क्यों है, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर ये एसिडिक हाइड्रोजन बैठा है, ठीक है। अब इसी तरह की कहानी को हम 2 डिग्री अमाइन में देखते हैं। ये मैंने लिया 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन क्या होता है, जब नाइट्रोजन से 2 बार R अटैच होता है और एक हाइड्रोजन है। मैंने इसे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराया, ये तो हटा Cl, ये हटा H, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस HCl आउट हुआ। माइनस HCl के होते ही इन दोनों टुकड़ों को मैंने जोड़ दिया तो कैसा दिखा, C6H5SO2, ये रहा C6H5SO2 NR2, तो N पर R2। अब देख के बताओ क्या इस नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन है। एसिडिक की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हाइड्रोजन तो हो, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो एसिडिक हाइड्रोजन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। जब ये मॉलिक्यूल एसिड ही नहीं है, ये वाला सल्फोनामाइड एसिड ही नहीं है, तो वो बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन भी क्यों देगा, बेस के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर NaOH के साथ 2 रिएक्शन, ऊपर रिएक्शन हुआ था ना, सॉल्ट बना था, यहाँ पे NaOH के साथ नो रिएक्शन, यानी क्या हम बोल दें 2 डिग्री अमाइन का जो सल्फोनामाइड है इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। 1 डिग्री अमाइन का सल्फोनामाइड सॉल्युबल इन एल्कली, 2 डिग्री अमाइन का सल्फोनामाइड इनसॉल्युबल इन एल्कली। अब आते हैं 3 डिग्री अमाइन पर, ठीक है। 3 डिग्री अमाइन ये रहा, N पर 3 बार R,
इस पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इस Cl के साथ कौन हटेगा? R तो स्टेबल बॉन्ड है ना, कोवेलेंट शेयरिंग से अच्छा खासा स्टेबल बॉन्ड है, R तो नहीं हटेगा। तो यहाँ पर तो पहले स्टेप का भी रिएक्शन नहीं हो पाता, मतलब थर्ड में तो सल्फोनामाइड भी नहीं बन पाता। तो इस तरीके से ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तीनों अमाइंस के साथ अलग अलग रिएक्शंस शो करता है। तो एज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एनिलीन का एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसे कि हम शॉर्ट में EAS रिएक्शन भी कहते हैं, या एरोमेटिक वर्ड हटा के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी लिखा जाता है बुक्स में। ठीक है, ये वही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है जो 11वीं क्लास में आपने बेंजीन पर पढ़ा था, जिसमें हैलोजिनेशन था और नाइट्रेशन था, सल्फोनेशन था, फिडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडिलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये वही वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें पहला रिएक्शन हम करते हैं ब्रोमिनेशन का। ठीक है, तो ये हेडिंग्स हम बाद में लेते हैं। सबसे पहले मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन पर एनिलीन लिया यानी NH2। NH2 पर आप लोन पेयर देख रहे हैं, जिस भी ग्रुप पर लोन पेयर होता है उसे इलेक्ट्रॉन रिच कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच। और जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और वो बेंजीन रिंग को रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। यानी NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग को लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है रेजोनेंस से, R इफेक्ट से। ठीक है, प्लस R इफेक्ट होगा, देने वाले इफेक्ट को हम ये बोलते हैं, इसका प्लस R इफेक्ट होता है। EDG यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। तो जब भी रिंग को, बेंजीन रिंग को अपने किसी भी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो बेंजीन रिंग रिच हो जाएगी। जब बेंजीन को NH2 से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो बेंजीन रिच हो जाएगी, और जो रिच वाली रिंग होती है वो बहुत हैप्पी हो जाएगी, रिच होकर के हैप्पी हो जाएगी, हैप्पी होकर वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो बहुत जल्दी जल्दी काम करेगी, अच्छा इफेक्टिव काम करेगी। क्या काम करना है? उसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन परफॉर्म करना है। तो जब यहाँ पर इस तरह के डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होते हैं और रिंग एक्टिवेट हो जाती है तो ये रिंग बहुत एफिशिएंटली रिएक्शन करती है। और एफिशिएंसी कहाँ दिखती है? एफिशिएंसी दिखती है कि एक रिंग में कभी जो रिएक्शन एक बार होता था वो मल्टीपल बार होगा। ठीक है, NH2 ग्रुप लोन पेयर जो EDG ग्रुप्स होते हैं, प्लस R ग्रुप्स होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं? वो सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, वो सारे कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं। तो ये रिंग इतनी एक्टिवेट हो जाती है कि इसके जितने भी ऑर्थो एंड पैरा कॉर्नर्स हैं उन सब पर एक साथ एट अ टाइम एक साथ वो रिएक्शन शो कर देती है। तो यहाँ पे देखो, ये दो कॉर्नर तो ऑर्थो है और ये वाला एक कॉर्नर पैरा है NH2 का, है ना। NH2 को रेफरेंस बना के बोलोगे ना, तो NH2 के रेफरेंस से ये दो तो ऑर्थो है, ये पैरा है, तो तीनों कॉर्नर्स पर टोटल ऑर्थो पैरा सारे कॉर्नर पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, 3 ब्रोमीन जुड़ गया, तो इस कहानी को आप बोलते हो ट्राइब्रोमिनेशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिंग कैसी थी? रिंग थी एक्टिवेटेड रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग थी, कैसी थी? एक्टिवेटेड रिंग थी, इसलिए ट्राइब्रोमिनेशन हुआ। और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसमें देखिए, हम यहां से नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6। अब आप इसका नाम लिख सकते हैं 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इसे कह सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो क्योंकि एक फिजिकल अपीयरेंस भी दे रहा है तो यहाँ पर इस रिएक्शन को एज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप कुछ इस तरह का कन्वर्जन रूट फॉलो करिए जिसमें हमें ट्राइब्रोमिनेशन ना होकर के खाली एक ब्रोमीन रिंग पर चाहिए, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि अगर हम किसी तरह से इसके एक्टिवेशन को कम कर पाए तो हम एक्सटेंट ऑफ ब्रोमिनेशन को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एक्टिवेट कर कौन रहा है? NH2 ग्रुप एक्टिवेट कर रहा है। तो अगर हम NH2 ग्रुप की एक्टिविटी को कम कर दें तो बेंजीन कम एक्टिवेट होगा, और जब बेंजीन कम एक्टिवेट होगा तो 3 बार सब्स्टिट्यूशन ना होकर के हमें एक बार दिखेगा। कैसे होगा? तो इस काम को करने के लिए हेल्प ली जाती है एसिड क्लोराइड की। ठीक है, एसिड क्लोराइड यानी कि जब भी ये NH2 ग्रुप पर आता है तो हमने पढ़ा है इसे असाइलेट कर देता है, असाइलेशन हो जाएगा। कैसे होगा? एनिलीन पर जब असाइल क्लोराइड या एनहाइड्राइड भी ले सकते ना, यहाँ पर
एसाइलेशन कराएंगे तो यहाँ से एक H हटेगा और यहाँ से Cl, यानी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -HCl हुआ और COCH3 नाइट्रोजन पर आके जुड़ गया, तो यानी बेंजीन फिर NH फिर COCH3, इस तरीके से NH2 ग्रुप का क्या हो गया, एसाइलेशन हो गया। और जब बेंजीन पर ये एनिलीन पर जब एसाइलेशन होता है तो ये बन जाता है एसीटेनिलाइड। ठीक है, ये क्या बन जाता है, एसीटेनिलाइड बन जाता है, या एनिलाइड भी कहते हैं इसको इन जनरल। अब देखिए कि यहाँ पर एसीटेनिलाइड बनने का क्या फायदा हुआ। नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, वो लोन पेयर अभी तक इस तरह से बेंजीन पे रेजोनेंस कर रहा था और इस रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ठीक है ना। और जब इसके नेबर में CO ग्रुप आ गया तो ये लोन पेयर अब इधर भी रेजोनेंस करने लगा, ये CO के साथ भी रेजोनेंस, यानी कि अब इस लोन पेयर के सामने जो कभी एक काम होता था खाली रिंग के साथ रेजोनेंस करना, अब इसका रेजोनेंस वाला पार्ट बट गया। अब इसे एक बार उधर जाना है फिर इधर जाना है, तो यानी क्या हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी लगभग आधी हो गई बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने की। तो इस तरह से क्योंकि CO ग्रुप ने रेजोनेंस के थ्रू नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी साइड भी बिजी कर लिया, तो बेंजीन की साइड जाने की संभावना कम हो गई और इस तरह से बेंजीन को अब कम इलेक्ट्रॉन मिलने लगे। तो जो बेंजीन रिंग थी वो अब जो कभी ज्यादा एक्टिवेटेड थी अब वो कैसी हो गई, कम एक्टिवेटेड हो गई। तो लेस एक्टिवेटेड रिंग पर जब हमने ब्रोमिनेशन कराया तो क्या देखा, एट अ टाइम या तो ऑर्थो या पैरा पर ही ब्रोमिनेशन हुआ। ये वाला ऑर्थो भी आप ले सकते थे, दोनों ऑर्थो आइडेंटिकल है, मैंने इधर वाला लिखा है, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा दोनों पर एक एक ही प्रोडक्ट बना, लेकिन हमें तो एनिलीन का ब्रोमिनेशन चाहिए था। यहां पर तो ये ग्रुप जुड़ा है, तो ये जो असाइल ग्रुप जुड़ा है इसे हम हाइड्रोलिसिस के थ्रू हटा सकते हैं, तो हमने हाइड्रोलाइज कर दिया। हाइड्रोलिसिस में ऐसे होगा, पानी का H और इसका OH इस तरह से टूटेगा, तो यानी साइड प्रोडक्ट में जो है CH3COOH निकल जाएगा और फिर से यहाँ पे NH2 ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा। तो इस कन्वर्जन रूट के थ्रू हमने एनिलीन पर मोनो ब्रोमिनेशन ऑर्थो या पैरा का यहाँ पे कर दिया। और मेजर माइनर प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, क्योंकि ऑर्थो पोजीशंस पर ये बल्कि ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ब्रोमीन की बड़ा एटॉमिक रेडियस है, तो ये जो बड़ी बॉल है और ये बड़ा ग्रुप है दोनों स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिकली हिंडर्ड करेंगे एक दूसरे को, तो स्टेबिलिटी कम होगी और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। पैरा पर हिंड्रेंस कम होती है, रिपल्शंस कम होते हैं, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो पैरा का प्रोडक्ट यूजुअली जैसा रूल है मेजर प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोलिसिस से ये एनिलीन का ब्रोमो डेरिवेटिव बन गया विथ द रिमूवल ऑफ CH3COOH, ठीक है। तो इस पर जो क्वेश्चन आता है वो एक्सप्लेन वाई का वो यही क्वेश्चन आता है कि जब हम मोनोब्रोमिनेशन करवाते हैं तो वहां पर असाइलेशन का क्या यूज है। तो आप क्या लिखेंगे कि असाइलेशन से जो CO ग्रुप होता है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करता है, ठीक है। और अच्छा एक और बात, CO ग्रुप में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरफ CO की तरफ रेजोनेंस करने की जो प्रोबेबिलिटी है, बेंजीन जो कि कार्बन है, कार्बन तो खुद इलेक्ट्रो पॉजिटिव देने वाला है, ठीक है, तो इसकी तरफ आने की संभावना कम हो जाती है, तो मैक्सिमम रेजोनेंस तो उधर चलता है और कम रेजोनेंस बेंजीन की साइड चलता है, ठीक है। तो इस क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, रेजोनेंस से इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है टुवर्ड्स बेंजीन और यहाँ पर मोनोब्रोमिनेशन हमको होता हुआ नजर आता है। ओके, सेकेंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन में हम EAS नाइट्रेशन करने के लिए हम क्या डालते हैं, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4, तो ये लिया आपने एनिलीन, ठीक है, नाइट्रेशन डाला, तो नाइट्रेशन करने पर यहाँ पे मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट ही बना, क्योंकि NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट बना एंड पैरा प्रोडक्ट बना। लेकिन यहाँ पर एक नई घटना हो गई, वो थी एक अनडिजायर्ड प्रोडक्ट भी मिल गया, वो था मेटा प्रोडक्ट, ठीक है। भाई NH2 ग्रुप अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही तो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा प्रोडक्ट भी बना, और इनका परसेंटेज अमाउंट आपको याद करना है। ये परसेंटेज अमाउंट आप गौर से देखिए, ऑर्थो बना 2%, पैरा बना 51% और मेटा बना 47%, यानी बहुत अच्छे अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में बना, यानी इस रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा रहा होगा, रेट यानी स्पीड अच्छी खासी रही होगी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई क्या रीजन था कि यहाँ मेटा प्रोडक्ट बन गया। ये तो हमने पहली रिएक्शन अभी तक पढ़ी है हमारे सिलेबस में, जिसमें किसी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ने मेटा प्रोडक्ट को भी किसी रिएक्शन में बना दिया हो।
तो उसका रीजन सुनिए। ऐसा था, ये था एनिलीन, एनिलीन यानी बेंजीन पर NH2 लगा था और हम नाइट्रेशन के लिए कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 यानी एसिड डाल रहे थे। तो यहाँ पर, और अच्छा दूसरी चीज, हम जब एनिलीन पर ये डाल रहे थे तो हम ये चाहते थे कि बेंजीन रिंग इन दोनों से NO2 ग्रुप, ये दोनों मिलकर रिएक्शन करके NO2 प्लस ग्रुप को लिबरेट करते हैं। इस NO2 ग्रुप का बेंजीन के साथ रिएक्शन हो जाएगा और हमें ऑर्थो पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक साइड रिएक्शन और हो गया। क्या हुआ, जब हमने एनिलीन को इस कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड के साथ रखा तो हम ये भूल गए, हमें ये तो याद रहा कि बेंजीन का NO2 के साथ में रिएक्शन होना है, लेकिन हम ये भूल गए थे कि ये एसिड भी है और NH2 बेस भी है। ठीक है, ये जो NH2 का नाइट्रोजन है, लुईस बेस है ये, ठीक है, ये बेस है, और जो हम HNO3 H2SO4 डाल रहे हैं ये एसिड भी है। तो यहाँ पर एक संभावना एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की भी है। और आपने ये पढ़ा है कि एसिड और बेस की जो रिएक्शंस होती हैं ये एक्वस मीडियम में होती हैं और आयनिक रिएक्शंस की तरह से ये रिएक्शन फास्ट होती हैं। इन रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो अच्छी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन तो कोवेलेंट रिएक्शंस है, स्लो बढ़ती हैं आगे, लेकिन ये जो रिएक्शंस है जो चार्ज के थ्रू होती हैं ये फास्ट रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये वाली कहानी क्या है, दिस इज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या हुआ, NH2 का जो लोन पेयर था इसने एसिड के H+ के साथ में रिएक्शन किया और NH3+ बना दिया। ठीक है, इस न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू NH3+ बना दिया। अब ये NH3+ बनने पर क्या चेंज आया, ये NH2 ग्रुप जो लोन पेयर की वजह से कभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ करता था, ठीक है, अब NH3+ आने पर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब ये जो NH2 ग्रुप था ना ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप था, लेकिन इस पे प्लस आते ही अब ये विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। ठीक है, जो ग्रुप कभी EDG हुआ करता था वो ग्रुप अब EWG बन गया। जो विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये -R ग्रुप हो गया और ये बन गया मेटा डायरेक्टिंग। ये वाला जो ग्रुप है ये क्या बन गया, EWG एंड मेटा डायरेक्टिंग बन गया। इस पे प्लस चार्ज है तो अब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, अच्छा मेटा डायरेक्टिंग बनेगा। अच्छा एक और बात, जब NH2 का H+ के साथ में रिएक्शन हो गया, अब इसका बेसिक नेचर तो खत्म, अब रिएक्शन के लिए कौन बचा, बेंजीन। ठीक है, तो अब बेंजीन आराम से EAS का जो कॉम्बिनेशन था उसे NO2 ग्रुप को लेगी और अब बेंजीन का नंबर आया नाइट्रेशन यानी EAS रिएक्शन करने का। तो अब बेंजीन ने EAS किया, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, NH3+ की प्रेजेंस में। NH3+ क्या है, विड्रॉइंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो NO2 ग्रुप कहां पर जाके बैठा, मेटा पोजीशंस पर जाकर के बैठा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, NH2 ग्रुप जो डोनेटिंग ग्रुप था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के बाद वो NH3+ बन गया यानी विड्रॉइंग ग्रुप बन गया और मेटा डायरेक्टिंग बन गया। क्योंकि ये रिएक्शन फास्ट था इसलिए NH3+ का भी अच्छा खासा अमाउंट बना। और जब इस तरह की बेंजीन पर EAS रिएक्शन बढ़ा तो जो NO2 ग्रुप था वो मेटा पोजीशन पे आया और हमें इसका एक अच्छा अमाउंट, बड़ा अमाउंट 47% देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन साइड रिएक्शन की वजह से है और यहाँ पे मैंने इनकी कीवर्ड्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं और मैं इसका रीजनिंग के क्वेश्चन का थ्योरी एक्सप्लेनेशन भी आपको अवेलेबल करवा दूंगी, तो इससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। राइटिंग पार्ट, रिएक्शन पार्ट आपको ये लिखना है, रीजनिंग थ्योरी पार्ट मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करवाऊंगी। तो नाइट्रेशन विदाउट मेटा प्रोडक्ट, अब इसमें हम आते हैं। नाइट्रेशन में देखो अभी तीनों प्रोडक्ट्स बने हैं, तो अब हमें ऐसा रिएक्शन चाहिए कि जिसमें मेटा प्रोडक्ट ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर अगेन हमें एक छोटा सा कन्वर्जन रूट फॉलो करना है ऊपर वाली ब्रोमिनेशन रिएक्शन की तरह। नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अगर हम किसी तरह से कम कर पाए, ठीक है, यानी हम ये कोशिश करें कि नाइट्रोजन एसिड बेस रिएक्शन में बिजी ना हो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ना करें, तो हम इसके लोन पेयर को कहीं और बिजी कर देते हैं। और बिजी करने का हमारे पास तरीका क्या है, इसका असाइलेशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये NH2 का ये H हटा, Cl हटा, -HCl यहाँ से आउट हो गया। ठीक है, और ये NH पर COCH3 ग्रुप लग गया। COCH3 में जो CO है ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस लोन पेयर को इसने मैक्सिमम टाइम अपने पास ही बिजी कर लिया।
थोड़ा जो टाइम बचा वो उस पर बेंजीन ने बिजी कर लिया। तो इस लोन पेयर के पास अब टाइम ही नहीं बचा, ठीक है, अब इसके पास वो स्लॉट ही नहीं बचा जिससे कि वो एसिड और एसिड के साथ में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कर पाए। तो वो सीधे सीधे अपने ऑर्गेनिक रिएक्शन के रास्ते में ही चलने लगा। तो इस प्रोसीजर से एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जो साइड रिएक्शन हुआ करता था वो स्टॉप हो गया, ठीक है। जब वो रुक गया तो अब असाइलेशन से रिंग चाहे कम एक्टिवेट हो गई, लेकिन जब हमने नाइट्रेशन करवाया तो इससे ऑर्थो पैरा पर हमें नाइट्रो प्रोडक्ट तो मिल गया, लेकिन हमें मेटा प्रोडक्ट अब नहीं मिला, ठीक है। यानी वो एनिलीनियम आयन, वो कौन सा आयन बना था, एनिलीन पे NH3+, एनिलीनियम आयन कहते थे, वो एनिलीनियम आयन अब यहाँ पर नहीं बना। हाइड्रोलिसिस से असाइल ग्रुप को हमने यहाँ पे हटा दिया। असाइल ग्रुप किस फॉर्म में हटेगा, CH3COH के फॉर्म में हटेगा। कैसे हटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और H और OH पानी इस तरह से ओरिएंट होगा और ये वाला पार्ट टुकड़ा CH3COH की फॉर्म में, सेम कहानी वहाँ पर होगी, निकल जाएगा। तो यहाँ पर विदाउट मेटा प्रोडक्ट हमें ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोएनिलीन्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। फिर आते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन पर। सल्फोनेशन में एनिलीन लिया आपने, कौन सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है। यहाँ पर एनिलीन क्योंकि बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ही प्रोमिनेंट रिएक्शन हुआ। बेंजीन की जो ES रिएक्शन थी उसके कंपैरिजन में काफ़ी स्लो थी, तो इसका तो हमें प्रोडक्ट ही नहीं मिला, हमें सीधे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का मिला। क्या मिला, NH2 था, उसने यहाँ से H+ ले लिया, ठीक है, यानी H2SO4 ऐसे टूटा, H+ और HSO4 आयन में टूटा, ठीक है। H+ NH2 पे जाके क्या बन गया, NH3+ और इसके साथ HSO4 आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड से सॉल्ट बन गया, ठीक है। जब एसिड बेस न्यूट्रलाइज होते तो सॉल्ट बनता है। फिर इस सॉल्ट को जब हमने 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर की रेंज में गर्म किया, हीट किया, तो इस सॉल्ट में बेंजीन के साथ में रिएक्शन हुआ, एक काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट हुआ और NH2 तो यहाँ रहा और SO3H अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये वाला है कोवलेंट बेंजीन रिंग का रिएक्शन है। यहाँ पर EAS रिएक्शन हुआ, ठीक है, जो हम हेडिंग पढ़ रहे ना, तो यहाँ पर हुआ और पैरा पोजिशन ऑर्थो पर बहुत मिनिमाइज हो जाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है, SO3 बड़ा ब्रांच्ड ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए पैरा प्रोडक्ट ही प्रोमिनेंट मेजर प्रोडक्ट बना। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है सल्फेनिलिक एसिड, इस मॉलिक्यूल का नाम है सल्फेनिलिक एसिड। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। इसकी बहुत एक खास बात है कि इस एक मॉलिक्यूल में NH2 यानी कि बेस भी बैठा है और इसी मॉलिक्यूल में एसिड भी बैठा है, ठीक है। इसको कहीं बाहर से नए एसिड या बेस की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि इसी मॉलिक्यूल में एसिड और बेसिक दोनों ग्रुप बैठे हैं, तो अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर, अपने ही घर में ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। क्या रिएक्शन करेंगे, इस एसिड का H+ ये वाला बेस खा जाएगा, तो ये बन गया NH3+ और ये SO3-, ठीक है। यानी ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन गया, यहाँ पे इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो और ये कहानी इक्विलिब्रियम पे होती है, दोनों आपस में इंटरकन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो ये वाला जो आयन यहाँ पे बना है, ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पे बना है, इसमें आप ध्यान से देखिए, जैसे हम बोलते हैं NaCl, Na+Cl-, इसी तरीके से इस एक ही मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस दोनों पोल हैं, ठीक है। सॉल्ट है NaCl, ठीक है, सॉल्ट का मतलब प्लस और माइनस के दोनों पोल होते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसमें भी सॉल्ट की तरह प्लस और माइनस के दोनों पोल हैं। तो इस तरह के आयन को, इस तरह की मॉलिक्यूल को ज्विटर आयन कहते हैं, बाइपोलर आयन कहते हैं या सॉल्ट लाइक आयन भी कहते हैं। इस तरह का मॉलिक्यूल अभी आप बायोमॉलिक्यूल में भी पढ़ेंगे, प्रोटीन्स में, ठीक है। तो ये सॉल्ट का जैसा आयन है, बिल्कुल NaCl की तरह से आयनिक सॉल्ट तो नहीं है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में दोनों पोल हैं, तो बाइपोलर या ज्विटर आयन भी उस लास्ट प्रोडक्ट को कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दोनों ही होगी, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है एनिलीन, बेंजीन पर NH2, मैंने इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की कहानी लिखी है, असाइलेशन की भी आप लिख सकते थे। असाइलेशन के लिए क्या लिखते हैं, CH3COCl भी हम लिख सकते थे, तो असाइलेशन, CH3Cl लिखा है तो एल्काइलेशन होगा, ठीक है। और साथ में हम लुईस एसिड डालते हैं, एनहाइड्रस
Cl3। तो ये हमने एनहाइड्रस AlCl3 डाला। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ये CH3 ग्रुप वहाँ पे जुड़ जाएगा, लेकिन क्या देखा, देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, यानी एनिलीन पर फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन हमें दिखी ही नहीं। और इसका जब रीजन देखा गया, क्वेश्चन ऐसा लिखा आता है, एनिलीन डजंट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, एक्सप्लेन। ठीक है, तो एनिलीन फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, ऐसा क्या एबनॉर्मल हो गया? तो ये एबनॉर्मल हुआ कि एनिलीन में जो नाइट्रोजन था जिसपे लोन पेयर था, ये जो नाइट्रोजन होता था ये एक लुईस बेस था। ठीक है, लुईस बेस का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, लुईस बेस का मतलब होता है लोन पेयर डोनर। ये लोन पेयर डोनर था यानी कि लुईस बेस था। और AlCl3, आप देखिए AlCl3 है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, AlCl3 क्या है, ये है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। काउंट कर लो, एल्यूमिनियम के अराउंड 3 बॉन्ड हैं, AlCl3 में 3 बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए तो 8 चाहिए ना, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या मैं बोल दूं कि ये लोन पेयर एक्सेप्टर, ये लोन पेयर एक्सेप्टर का काम करेगा। और जो भी लोन पेयर एक्सेप्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर, आप ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्बिटल बना दिया, ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, ये लोन पेयर डोनर है, तो ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसको लोन पेयर दे देगा। कैसे देगा, ये मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक सिग्मा बॉन्ड ही होता है, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो चाहे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो, है ना, सिग्मा बॉन्ड ही है। तो जैसे ही ये सिग्मा बॉन्ड बना तो नाइट्रोजन देखो अपनी 4 वैलेंसी पे आ गया, और जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड पे आएगा तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इस कहानी से नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, और एल्यूमिनियम ने कौन सा चार्ज ले लिया, एल्यूमिनियम ने माइनस चार्ज ले लिया। अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आते ही ये एनिलीन जैसा आयन बन गया। ठीक है, यानी N पे प्लस आते ही ये वाला ग्रुप क्या बन जाएगा, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसको डीएक्टिवेट कर देगा। तो क्या मैं बोल दूं कि ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। NH2 प्लस, N पे प्लस आते ही ये पूरा ग्रुप एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लिए इसने। ठीक है, और जब रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है तो ये देखा गया है कि फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट अकर ऑन डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग पर फिडेलक्राफ्ट हो जाएगी। ठीक है, बेंजीन रिंग पर ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो उसको और एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेटेड रिंग पर भी हैप्पीली फिडेलक्राफ्ट हो जाएगी। लेकिन बेंजीन रिंग से कम डेंसिटी की अगर कोई रिंग है, यानी कि डीएक्टिवेटेड रिंग है, बेंजीन रिंग तो नॉर्मल हो गई ना जिसपे कोई एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन नहीं है, तो जब डीएक्टिवेटेड रिंग होती है बेंजीन की तो उस पर फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन का स्पीड ऑलमोस्ट निल देखा जाता है। इस वजह से एनिलीन में हमको कोई प्रोडक्ट बनता हुआ फिडेलक्राफ्ट का नहीं दिखा, ड्यू टू दिस साइड रिएक्शन। ठीक है, इसका भी रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन थ्योरी फॉर्म में मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी नोट्स में। चलिए डायजोनियम सॉल्ट्स पर आते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है Rn2 प्लस एक्स माइनस, जिसका लुईस डायग्राम अगर आप देखेंगे तो R सिंगल बॉन्ड, N2 जो होगा N ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, और ये वाला नाइट्रोजन जो 3 वैलेंसी पर है इस पर तो ऑर्डिनरी लोन पेयर होगा, लेकिन जो नाइट्रोजन 4 वैलेंसी पर है, 4 बॉन्ड बना रखा है, वो प्लस चार्ज को कैरी करेगा और इस प्लस चार्ज के साथ आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड होगा X माइनस। इसलिए X और N के बीच में जो है हम लाइन यानी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, सिंपली आयनिक डाइपोल बनाते हैं जिसके लिए कोई बॉन्ड शो नहीं किया जाता, सिर्फ स्पेस लिखा जाता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस का आयनिक रिलेशन है X माइनस और N प्लस के बीच में। अब अगर ये वाला R ग्रुप यहाँ पर एलिफेटिक है या एल्काइल चेन है तो इस कंपाउंड को बोल दोगे एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट या हैलाइड। ठीक है, तो ये जो एल्काइल डायजोनियम्स होते हैं ये सारे हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ये हमने जब रिएक्शन विद होनो किया था उसमें भी हमने पढ़ा था कि अगर 1 डिग्री में ये वाला हैलाइड बनता है, 1 डिग्री अमाइन के साथ जब होनो का रिएक्शन करवाते हैं
तो एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल है और वो हाइड्रोलाइज होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन गैस को इवॉल्व कर देता था, ठीक है। लेकिन अगर ये अराइल ग्रुप है यानी बेंजीन रिंग है तो इट इज कॉल्ड एज बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट और ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। और रीजन फॉर स्टेबिलिटी अगर देखें तो इसकी स्टेबिलिटी का रीजन होता है रेजोनेंस, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी का रीजन होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे चलेगा? तो सबसे पहले मैंने ये डायजोनियम सॉल्ट बना दिया है, ठीक है। X माइनस मैंने नहीं बनाया, जो कोवेलेंट सिस्टम है मैंने उसको बनाया है। तो बेंजीन डायजोनियम आयन मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजोनेंस किस तरह से चलेगा, क्योंकि N पे प्लस है तो ये जो ग्रुप है वो आउटवर्ड यानी विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आउटवर्ड होगा, यानी इस तरह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या आ गया प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड N, ठीक है। यहाँ माइनस चार्ज, ये तो 4 वैलेंसी में ही है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये सेंट्रल नाइट्रोजन 4 वैलेंसी में ही है, इसलिए प्लस चार्ज का ही कैरियर होगा। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड को आप यहाँ पे शिफ्ट करा दीजिए, ऊपर वाला सिस्टम रिमेन एज इट इज, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर अपीयर हो जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। फिर उसके बाद ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये आ गया इधर प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड N माइनस और प्लस आ गया, ठीक है। और उसके बाद में आप फिर से चार्ज इधर और पाई बॉन्ड इधर, तो जो सिस्टम था वो रीजनरेट हो जाएगा। खाली बेंजीन के केस में इसका दूसरा लुईस डायग्राम बन जाएगा और ये N ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस, और इस तरीके से टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बेंजीन के हमेशा 5 ही बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो बन जाएंगे, ठीक है। और इस रेजोनेंस की वजह से बेंजीन का जो डायजोनियम आयन होता है वो स्टेबल होता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट को आप कहते हैं डायअज़ोटाइजेशन, ठीक है। और डायअज़ोटाइजेशन कैसे होता है, एनिलीन है, एनिलीन पर आपने NaNO2 और HCl डाला, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, होनो बनेगा। तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे कि इन दोनों की रिएक्शन से HNO2 या HONO बनता है, ठीक है। तो HNO2 या HONO या फिर NaNO2 HCl भी आप लिख सकते हैं। आइस कोल्ड कंडीशन दी जाती है, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रेंज रखा जाता है, तब एनिलीन जो है ये डायअज़ोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, लेकिन क्योंकि ये CBSE अभी हम कर रहे हैं और NCERT अभी इस मैकेनिज्म को डील नहीं कर रही है, इसलिए मैकेनिज्म में यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको डायरेक्ट रिएक्शन दी है और ये साइड प्रोडक्ट NaCl एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। पहली केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद H3PO2 एंड कॉपर आयन। इसमें क्या होगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, उस पर H3PO2 कॉपर आयन आप डालेंगे तो ये वाली जो पूरी वैलेंसी थी ये H से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे H लगते ही ये क्या बन जाएगा, बेंजीन कहा जाएगा और ये बॉन्ड भी यहाँ से टूटेंगे, ठीक है। इस तरह से बॉन्ड टूटेंगे, N2 अलग हो गया और Cl माइनस जो है वो अलग हो जाएगा, जो कि कॉपर के साथ काउंटर आयन की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो मैंने जो प्रोडक्ट्स बने डायज़ोनियम के वो वहां पर मेंशन किए हैं, N2 प्लस एंड Cl माइनस। डायज़ोनियम सॉल्ट पे सेकेंड रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन इज गेटरमैन्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या करना है, CuCl, CuBr और CuCN डाला जाता है। गेटरमैन में Cu कॉपर के सॉल्ट की जगह कॉपर पाउडर के साथ HCl, कॉपर के साथ या कॉपर पाउडर के साथ मतलब HBr, पाउडर को कॉपर की फॉर्म में भी लिख देंगे Cu की फॉर्म में, और HCN डाला जाएगा। तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से Cl और यहाँ से N2, तो Cl और N2 नाम के जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे हर रिएक्शन में। और जो बेंजीन पर वैलेंसी फ्री होगी, वैलेंसी पर यहाँ से ये Cl, यहाँ से Br, यहाँ से Cn जुड़ता जाएगा, तो बेंजीन पर क्लोराइड, बेंजीन पर ब्रोमाइड और बेंजीन पर Cn का यहाँ पे सिंथेसिस होगा। इसी तरीके से गेटरमैन रिएक्शन में अगर हम देखें सेम कहानी, यहाँ से Cl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, Cl माइनस एज अ साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, N2 वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो N2 एज अ साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, और बेंजीन पर ये जो वैलेंसी फ्री हो रही है इस पर HCl से Cl, यहाँ से Br और यहाँ से Cn जो है वैलेंसी पर जुड़ रहे हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये सिंथेसिस रिएक्शन में या कन्वर्जन में ज़्यादा यूज होती हैं, जहाँ पर बेंजीन पर हमको क्लोराइड, ब्रोमाइड या साइनाइड्स सिंथेसिस करने होते हैं।
ओके, सैंडमेयर और गेटरमैन ने तो हमें ये बता दिया था कि क्लोराइड और ब्रोमाइड वाले हैलोजेंस बेंजीन पर कैसे लगाने हैं। अब आयोडाइड और फ्लोराइड बचा है, तो अगर आयोडाइड बेंजीन पर सेटल करना है तो उसके लिए हम डालेंगे इसमें Ki, और Ki के साथ क्या रिएक्शन होगा, यहाँ से बॉन्ड आप तोड़ दीजिए, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, KCl अलग निकल जाएगा, N2 अलग हो जाएगा और I बेंजीन पर जुड़ेगा, तो इस तरीके से आयोडो बेंजीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अगर फ्लोराइड बनाना है तो HBF4 भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर NaBF4 डालेंगे। इन दोनों के बीच में आयनिक रिलेशन है, BF4 पूरा एक आयन है, ऐसे ही H प्लस और BF4 पूरा आयन है यहाँ पर, तो Na प्लस BF4 आपने डाला है तो यहाँ से NaCl हट जाएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, माइनस NaCl हटा, और या N2 पर BF4 माइनस लग जाएगा, ठीक है, N2 पर BF4 माइनस, यहाँ पे ये सॉल्ट बन गया। फिर जब इसको हीट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ से ब्रेक होगा, साइड प्रोडक्ट में जो है N2 अलग हो जाएगा, BF3 अलग हो जाएगा, और जो फ्लोरीन है वो बेंजीन पर जाकर के यहाँ पर सेटल हो गया, ठीक है। अच्छा, यहीं से एक दूसरा रूट भी निकलता है जिस पर कि बेंजीन रिंग पर अगर हमें नाइट्रो इंट्रोड्यूस करना हो डायजोनियम से आते हुए, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जो N2 प्लस BF4 बना है इसको हम कॉपर पाउडर और NaNO2 के साथ में अगर हीट करते हैं, ये हीट का साइन मैंने बना दिया, तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से डायजोनियम के रूट से हम नंबर ऑफ ग्रुप्स को बेंजीन पर सेटल कर सकते हैं। तो ये रिएक्शंस कन्वर्जेंस या सिंथेटिक रिएक्शंस की टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अच्छा, इसी तरीके से बेंजीन रिंग पर अगर हमें OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, यानी फिनॉल अगर बनाना है, तो वाटर के साथ में हीट कर देंगे, डाइल्यूट H2SO4 की जगह आप H प्लस भी लिख सकते हैं, जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। और सेम कहानी होगी, यहाँ पर ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ठीक है, N2 अलग, Cl माइनस एज साइड प्रोडक्ट हटेगा, ठीक है, और यहाँ पर OH का फॉर्मेशन, यहाँ पे HCl भी आप लिख सकते हैं, Cl माइनस के साथ यहाँ से H आयन आएगा, ठीक है, तो HCl और फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, HOH यानी वाटर की जगह ROH, यानी अगर हम इथेनॉल ले लें, अल्कोहल ले लें, उसके साथ में हीट करें, तो यहाँ पर इसके 2 मोल का रिएक्शन होगा और यहाँ पे बेंजीन और एरोमेटिक ईथर, साथ में एल्डिहाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन है। ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है और इस रिंग से एक बार बेंजीन और एक बार ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। बेंजीन बनाने का हमने एक और रिएक्शन पढ़ा था जिसमें H3PO2 हमने लिया था, फर्स्ट नंबर का रिएक्शन, उससे भी बेंजीन बन जाता है, इससे भी बेंजीन बनता है, लेकिन वो वाला मेथड जो है बेंजीन बनाने का वो इससे बेटर है, इससे ज़्यादा अच्छी यील्ड उसमें होती है। ओके, फिर नेक्स्ट इज कपलिंग रिएक्शन, इसे एजोडाई फॉर्मेशन भी कहा जाता है। और एजोडाइज जो होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक डाइज हैं जिनके बहुत ब्राइट कलर्स हैं, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे डायजोनियम क्लोराइड लिखा है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। एजोडाइज फॉर्मेशन के लिए फिनॉल और एनिलीन इनका रिएक्शन करवाया जाता है। ओरिएंटेशन देखिए मैंने कैसे बनाया, फिनॉल की पैरा पोजीशन को मैंने इसके सामने ओरिएंट किया है, ऐसे ही एनिलीन की पैरा पोजीशन को भी मैंने इसके सामने ओरिएंट किया है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे करिए, यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा, तो इस H और इस Cl को हटा दीजिए और ये, ठीक है, इस H और Cl को हटा दीजिए, ऐसे ही इस H और Cl को हटा दीजिए पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते हैं, ये HCl हटा और यहाँ पर भी HCl हट गया। अब ये जो N ट्रिपल बॉन्ड था, नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर था, तीनों वैलेंसी से इधर जुड़ा था, तो ये अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा और इसके साथ में जुड़ जाएगा H वाली वैलेंसी पर, ठीक है। तो क्या बना, देखो बेंजीन, बेंजीन N डबल बॉन्ड N रहेगा। आप जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसके एक ये बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी फ्री करेगा और उस फ्री वैलेंसी से ये इससे जुड़ जाएगा और इस नाइट्रोजन की फ्री वैलेंसी प्लस चार्ज को नलीफाई कर देगी, ठीक है। तो अब जो कभी प्लस होता था वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, यानी ये लोन पेयर की फॉर्म में, ये भी लोन पेयर की फॉर्म में। तो इस N के साथ बेंजीन की, एनिलीन की पैरा पोजीशन जुड़ गई, इसी तरह इस बेंजीन, इस N के साथ में फिनॉल की भी पैरा पोजीशन जुड़ गई। तो दोनों में बिल्कुल सेम मैनर में रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, एक और बात, फिनॉल में जो H है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये एसिडिक H है, तो फिनॉल एसिडिक होता है और एनिलीन में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है इसकी वजह से ये बेसिक है। तो एनिलीन एक बेस है, फिनॉल एक एसिड है, ठीक है। तो ये रिएक्शन स्पीड अप तब होती है जब हम एप्रोप्रिएट pH रेंज देते हैं। एसिड जो है वो बेसिक मीडियम में आयनाइज हो जाता है और जब आयनाइज होगा, आयन बनेगा, तो वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मीडियम यानी रेंज जो रखा है पीएच का वो 9 to 10 मतलब बेसिक रेंज रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट में एसिड है, ये एसिड बेसिक मीडियम में जाते ही आयनाइज होगा और आयन बन के इसके साथ में वो इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से जो एनिलीन है वो बेस है, तो पीएच रेंज जो हमने रखा है वो एसिडिक रखा है, 4 to 5 का पीएच रेंज है यहाँ पर, तो उससे ये भी आयनाइज होगा और आयनाइज होकर के जो ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा और रिएक्शन की जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है बिल्कुल कंपैरेबल बन रहे हैं। एनिलीन फिनॉल की पैरा पोजीशन पर ये डायजो सॉल्ट जुड़ा है, यहाँ पे डायजो ग्रुप जुड़ा है, तो इन्हें हम कहते हैं एजोडाइज और इनके डार्क कलर्स, इंटेंस ब्राइट कलर्स होते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह के। ठीक है, तो दीज आर, ये अजोडाई फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है इसे अजोडाई टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन टेस्ट की तरह से भी रिएक्शन कंसीडर किया जाता है।